चलिए अब करते हैं नया चैप्टर, उसका नाम है कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट वाला ये चैप्टर एग्जाम के लिए है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे बड़ी बात, ये चैप्टर आपका वन फॉर्मेट चैप्टर, यानी कि कॉस्ट शीट को बनाने का फॉर्मेट अगर आपको याद है, उस फॉर्मेट में आने वाले एक एक शब्द का मीनिंग अगर आपको पता है, कॉस्ट कैसे क्लासिफाई करते हैं ये आपको पता है, ये चैप्टर आपके लिए बहुत आसान है। और ये एक बेस चैप्टर में आता है। सबसे पहला होता है मटेरियल, फिर होता है लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस एंड देन ओवरहेड, उसके बाद आता है कॉस्ट शीट। ये चैप्टर आपका बेस चैप्टर में आता है। ये चैप्टर अगर आपको पूरी पकड़ चैप्टर के ऊपर है, इसके बाद आने वाले सभी चैप्टर सिर्फ और सिर्फ इन बेस का एक्सटेंशन होगा। बेसिकली आपको वहां पे बात आसानी समझ में आएगी। आइए, इस चैप्टर को बताने से पहले आपको मैं कुछ याद दिलाना चाहता हूं। हमारा अल्टीमेट पर्पज होता है निकालना कॉस्ट पर यूनिट। ओके, कॉस्ट हमारी नॉर्मली दो कैटेगरी में तोड़ते हैं हम, एक होती है डायरेक्ट कॉस्ट और एक होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम टेक्निकली ओवरहेड भी कहते हैं। इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम टेक्निकली ओवरहेड भी कहते हैं। डायरेक्ट कॉस्ट में आती हैं तीन बातें, एक होती है डीएमसी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, एक होती है डीएलसी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, एक होती है डीई यानी डायरेक्ट एक्सपेंस, और यहां पर होता है ओवरहेड यानी अदर कॉस्ट। इसमें आते हैं सारे के सारे ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो हम इन सारे खर्चों को जब ऐड करते हैं तो क्या निकल आता है हमारा कॉस्ट पर यूनिट। डीएमसी क्या होता है? वो खर्चा मटेरियल का जो प्रोडक्शन बढ़ने पे बढ़ेगा, प्रोडक्शन घटने पे घटेगा, उसे हम डीएमसी कहते हैं। एग्जांपल के लिए इस पेन को बनाने में लगने वाली रिफिल का खर्चा है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। फिर बात करते हैं लेबर कॉस्ट की। लेबर कॉस्ट मतलब वो लेबर जो फैक्ट्री में काम करती है, प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है और जिनकी पेमेंट प्रोडक्शन पे डिपेंडेंट है। एग्जांपल के लिए मैंने कहा एक पेन बनाओ 10 रुपए ले जाओ, दो बनाओगे तो 2 गुना 10, तीन बनाओगे तो 3 गुना 10, 100 बनाओगे तो 100 गुना 10, 1000 बनाओगे तो 1000 गुना 10, लाख बनाओगे तो लाख गुना 10, 10 लाख बनाओगे 10 लाख गुना 10। तो यह है मेरा डीएलसी। फिर उसके बाद होता है मेरा डीई। डीई मतलब वो खर्चा जो प्रोडक्शन के बढ़ने पे बढ़ता है, प्रोडक्शन के घटने पे घटता है, मगर ना तो है मटेरियल ना है लेबर, तो फिर क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस। तो ये खर्चा, इसकी दो कैटेगरी है, एक तो डीएमसी ना हो, एक डीएलसी ना हो, और फिर भी अगर डायरेक्ट है तो डीई है। उसके बाद अगर ये खर्चा जॉब ओरिएंटेड है, यानी किसी स्पेसिफिक जॉब को करने के लिए, किसी स्पेसिफिक ऑर्डर को पूरा करने के लिए अगर हमने ये खर्चा किया है तो उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। इसका एक एग्जांपल लीजिए। इसका एग्जांपल होता है रॉयल्टी। रॉयल्टी, तो रॉयल्टी इज ऑलवेज अवर डायरेक्ट एक्सपेंस। और हमने चैप्टर किया था लेबर कॉस्ट, हमने इंप्लॉय कॉस्ट एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो ध्यान होगा वहां पर हमने डीई की डेफिनेशन अच्छे से करी थी और वहां पर हमने दो क्वेश्चन भी किए थे जहां पर डीई के बारे में मैंने और इलेबोरेट किया था। तो एक बार उसको भी आप देख सकते हैं, इसको फिर से रिकॉल करने के लिए। और ओवरहेड मतलब वो खर्चा जिसका प्रोडक्शन से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। एग्जाम्पल के लिए फैक्ट्री का रेंट, मशीन का रेंट। तो कॉन्सेप्ट यानी सिंपल है, फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट। इस फॉर्मेट को आपने याद करना है। देखो पहले समझेंगे लॉजिकल बेस, उसके बाद याद करना पड़ेगा। इसका फॉर्मेट क्या है? सबसे पहले आता है डीएमसी, फिर आता है डीएलसी और फिर आता है डीई, और इन तीनों को ऐड करने पे आता है आपका प्राइम कॉस्ट, जिसको हम डायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं। अच्छा, डीएमसी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? डीएमसी निकालने के लिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्या आ जाएगा मेरा डीएमसी? तो ध्यान देना जरा, ओपनिंग स्टॉक में ऐड करो परचेज और माइनस करो क्लोजिंग स्टॉक, तो क्या आता है? डीएमसी। फिर ऐड करते हैं डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड डीई, क्या आ जाता है मेरा? प्राइम कॉस्ट। ध्यान देना जरा, क्वेश्चन में अगर लिखा हो फैक्ट्री वर्कर्स, क्वेश्चन में अगर लिखा हो फैक्ट्री वर्कर्स तो मतलब वो बात कर रहा है, सॉरी, क्वेश्चन में अगर लिखा हो फैक्ट्री वर्कर्स तो वो बात कर रहा है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की, बिकॉज फैक्ट्री वर्कर्स को हम बोलते हैं डायरेक्ट वर्कर्स। शॉर्ट में लिखा मैंने डीडब्ल्यू, डायरेक्ट वर्कर्स, और डायरेक्ट वर्कर मतलब डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ओके, इन तीनों को ऐड करने पे आ जाता है मेरा प्राइम कॉस्ट, जिसे हम डायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं। प्राइम कॉस्ट के बाद हम ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। इसे हम फैक्ट्री ओवरहेड, वर्क्स ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड, बहुत सारे नामों से जानते हैं। कहने का मतलब वो खर्चा जो फैक्ट्री में हुआ है और कॉमन खर्चा है। फिर इसमें ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी और माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी, आता है मेरा फैक्ट्री कॉस्ट। ध्यान देना जरा, ये कहां पर होगा? डब्ल्यूआईपी कहां पे होता है? डब्ल्यूआईपी फैक्ट्री में होता है, इसलिए यहां पर क्या आया? डब्ल्यूआईपी प्लस हुआ ओपनिंग और डब्ल्यूआईपी क्लोजिंग माइनस हुआ। यह है मेरी फैक्ट्री और यह है मेरा वेयर हाउस। जब यहां प्रोडक्शन पूरा हो जाता है तो वो यहां चला जाता है, बन जाता है फिनिश गुड्स। अगर प्रोडक्शन पूरा नहीं हुआ है, इसका मतलब है फैक्ट्री में काम बाकी है, उसे हम क्या बोलते हैं? डब्ल्यूआईपी। ओके, तो ये आ गया मेरा फैक्ट्री कॉस्ट।
फिर इसमें ऐड करते हैं क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, R&D कॉस्ट, एडमिन कॉस्ट, प्रोडक्शन वाले। ध्यान देना जरा, एडमिन ऐड करते हैं, प्रोडक्शन वाला। एडमिन वाले खर्चे को हम दो पार्ट में तोड़ते हैं। एक होता है रिलेटेड टू प्रोडक्शन और एक होता है नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, यानी कि जनरल। एडमिन मतलब बेसिकली क्या होता है, हिसाब किताब। अगर आप प्रोडक्शन से संबंधित हिसाब किताब कर रहे हो और आपको पेमेंट मिल रही है, उसे बोलेंगे एडमिन ओवरहेड प्रोडक्शन वाला। अगर आप बाकी कर रहे हो, मान लो कि पूरी कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट बना रहे हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो, तो उसे बोलेंगे एडमिन ओवरहेड जनरल वाला। तो यहां पर ऐड होता है एडमिन प्रोडक्शन वाला। माइनस करेंगे क्रेडिट फॉर रिकवरी, स्क्रैप, बायोडॉट और ऐड करेंगे प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट। आ जाएगा मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ध्यान देना, ऐड करा क्वालिटी, रिसर्च डेवलपमेंट, एडमिन प्रोडक्शन वाला, माइनस करा क्रेडिट फॉर रिकवरी, ऐड करा प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट। तो यहां पर आता है मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अंडरलाइन करो जरा शब्द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, फॉर फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड। यानी यहां पर मेरा क्या आ गया, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब जरा ध्यान देना, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से ऊपर जो भी खर्चे हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से लेकर ऊपर तक मेरे जो भी खर्चे हैं, अगर क्वेश्चन कभी हमें यहां पर निकालने के लिए बोले कॉस्ट पर यूनिट, तो हम डिवाइड करेंगे बाय यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। ध्यान देना, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड और यूनिट्स सोल्ड अलग अलग होती है। कैसे, देखो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड बराबर होता है फिनिश गुड्स सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। भाई देखो, साल के शुरू में अगर मान लो 10,000 यूनिट थे मेरे पास और मैंने 1 लाख और बना लिया, तो कुल मेरे पे कितने हो गए, 1,10,000। और मान लो पूरे साल में 90,000 मैंने बेच दिए, तो 20 मेरे क्या बच गए, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो मैंने क्या बोला कि जब हमें निकालनी है कॉस्ट पर यूनिट, देखो ध्यान से जरा, जब हमें निकालनी है कॉस्ट पर यूनिट इस वाले खर्चे की या इससे ऊपर वाले खर्चों की, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। मान लो मुझे क्वेश्चन बोले निकालो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। ध्यान देना, क्वेश्चन मुझे क्या बोल रहा है, निकालो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। क्वेश्चन मुझे कह रहा है निकालो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। तो मैं क्या करूंगा, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। यूनिट सोल्ड अलग है, अभी मैंने बताया आपको, यूनिट सोल्ड अलग है, मतलब यूनिट सोल्ड ये है और यह यूनिट प्रोड्यूस, दोनों अलग अलग है। तो यहां पर डिवाइड करूंगा बाय यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। ऐसा क्यों सर, इसका लॉजिक ये है, ऊपर का सारा खर्चा मैंने ऐड करा और मैंने क्या निकाला है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और ये किसके लिए होता है, फॉर यूनिट गुड्स प्रोड्यूस्ड। इसके बाद जब मैं इसमें ऐड कर दूंगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस कर दूंगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्या आ जाएगा मेरा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और अंडरलाइन करो जरा, यूनिट सोल्ड, देखो यहां पे चेंज ओवर है। इसके ऊपर के सारे खर्चों में अगर मुझे कभी भी निकालना हो पर यूनिट, तो यूनिट्स मतलब है यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। इसके नीचे कभी भी निकालना हो कॉस्ट पर यूनिट, तो यूनिट का मतलब है यूनिट सोल्ड। सुनना मेरी बात बड़े गौर से, देखो सिंपल सी बात है, कॉस्ट पर यूनिट का मतलब होता है टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स। अगर क्वेश्चन ने बोला निकालो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पर यूनिट, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइड बाय टोटल यूनिट सोल्ड। अगर क्वेश्चन ने बोला निकालो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। आगे बात समझ में, इसको मैं थोड़ा सा और इलैबोरेट कर देता हूं। देखो, कॉस्ट पर यूनिट बराबर होता है टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स, लेकिन यूनिट्स का मतलब बार बार चेंज होता रहता है। अच्छा मान लो कॉस्ट का मतलब है, अगर क्वेश्चन ने मुझे बोला निकालो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट, तो फॉर्मूला मेरा क्या होगा, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। मगर क्वेश्चन ने मुझे बोला निकालो टोटल कॉस्ट ऑफ
सेल्स पर यूनिट, तो ऊपर होगा टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइड बाई टोटल यूनिट्स सोल्ड। आ रही है बात समझ में? तो कहने का मेरा मतलब है कि यूनिट्स का मीनिंग चेंज हो जाएगा डिपेंडिंग अपॉन कॉस्ट शीट में कौन से वाले खर्चे को आप निकाल रहे हो। मान लो मैं आपको बोलूं निकालो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स, तो क्या कैसे निकालोगे भाई? टोटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट डिवाइड बाई टोटल यूनिट्स। अब बताओ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड होगा या सोल्ड होगा? तो जाहिर सी बात है यूनिट्स प्रोड्यूस्ड होगा। ध्यान देना जरा, यहां पे निकाला है मैंने पर यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स, कंफ्यूज मत कर जाना, पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल नहीं निकाल रहा हूं यहां पर। अगर मुझे क्वेश्चन में निकालो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल, तो फिर क्या होगा? टोटल डीएमसी डिवाइड बाई टोटल यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल परचेज्ड। ये वाली बात हमने कहां सीखी थी? ये सीखी थी हमने मटेरियल कॉस्ट वाले चैप्टर में। कॉन्सेप्ट का नाम क्या था? वैल्यूएशन ऑफ रॉ मटेरियल। ओके, तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत जरूरी है कॉस्ट शीट के अंदर। अगर एक भी कॉन्सेप्ट छूटा तो एग्जाम में दिक्कत है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऐड करूंगा सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड और ऐड करूंगा एडमिन जनरल वाले। अच्छा एक खास बात, मेरी बात बड़े गौर से सुनो, बड़े गौर से, बहुत गौर से, बड़े गौर से, बहुत गौर से। यहां पर आपको ऐड करना पड़ेगा, लिखो जरा, लिखो ऐड इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्ज। आपके मन में आ रहा होगा सर यहां पे क्यों ऐड कर रहे हो आप? आपने जब नोट्स बनाए थे तो वहां पे ऐड क्यों नहीं किया? क्या आपसे कोई क्लरिकल मिस्टेक हो गई? आंसर इज नो। चक्कर क्या है कि हमारा इंस्टीट्यूट इस वाले टर्म को लेकर बड़ा कंफ्यूजन में है। वो कई बार कुछ करता है, कई बार कुछ करता है। देखो ये खर्चा है इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्ज, बेसिक सिंपल सी बात है, इंटरेस्ट ऑन लोन। सवाल यह है इसे टोटल कॉस्ट में ऐड करूंगा या ऐड नहीं करूंगा? तो इंस्टीट्यूट ने बीच में तो बोला, देखो ध्यान से जरा, टोटल कॉस्ट में ऐड करूंगा कि नहीं करूंगा? इंस्टीट्यूट ने बीच में मुझे बोला, इसको रुको जरा, ऐसे नहीं, इसको ऐसे लिखता हूं, वेदर टू ऐड इन टोटल कॉस्ट। बीच में इंस्टीट्यूट ने बोला ऐड नहीं करेंगे, अब फिर से बोल दिया ऐड करेंगे। तो कुल मिलाकर मेरे लिए अभी क्या चल रहा है? ऐड करेंगे, ठीक है ना? तो नो वाली बात भूल जाओ। बेसिकली इट इज ए काइंड ऑफ चुपचाप वाली अमेंडमेंट। तो एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। और समझने की सिंपल सी बात यह है कि क्वेश्चन में अगर इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस दिए हैं तो कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालते वक्त यहां पर चुपचाप उसे ऐड कर देना, उसके बाद निकालना टोटल कॉस्ट, ठीक है? आइए बढ़ते हैं आगे। देखो ये वाली बात तो पहले से ही पता आपने को, टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बराबर सेल होता है, यानी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बराबर सेल्स, ऑलरेडी वी नो। सेकंड पॉइंट, अगर हमें निकालना है कॉस्ट पर यूनिट ऑफ, निकालना है कॉस्ट पर यूनिट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइड टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, यानी कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। ओके, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड बराबर होता है नंबर ऑफ फिनिश गुड्स सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है? ये वाली बात मैंने समझाई थी अभी आपको। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, अगला कॉन्सेप्ट। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, अगला कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट है मेरा ट्रीटमेंट ऑफ स्पेशल आइटम। सबसे पहला सवाल, क्या एबनॉर्मल कॉस्ट को टोटल कॉस्ट में ऐड करेंगे? आंसर इज नो। ये वाली बात हमें ऑलरेडी पता है, हमने एक चैप्टर किया था, उसका नाम था मटेरियल कॉस्ट, और वहां पर हमने कॉन्सेप्ट किया था वैल्यूएशन ऑफ रॉ मटेरियल। और वहां पे मैंने बताया था आपको कि एबनॉर्मल कॉस्ट को हमेशा हम लॉस मानते हैं और कॉस्टिंग पीएल में डालते हैं, उसे हम कभी भी कॉस्ट नहीं मानते हैं। तो पहला पॉइंट आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। पॉइंट नंबर 3 पे आ जाओ। कोई भी पेनल्टी, फाइन, डैमेज या डैमेज ये भी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगी बिकॉज इट इज पेनल्टी। ये वाली बात भी यहां पर हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है।
पॉइंट नंबर 2 पे आ जाओ। हमें कोई भी सब्सिडी मिली, कोई गवर्नमेंट ग्रांट मिली या कोई इंसेंटिव मिला है क्वेश्चन के अंदर, तो उसे हम कॉस्ट में से माइनस करेंगे। आंसर इज यस, कॉस्ट में से माइनस करेंगे। तो ये नया पॉइंट था। उसके बाद आओ पॉइंट नंबर 4, इंटरेस्ट एंड फाइनेंस कॉस्ट, जिसके बारे में आपको मैंने अभी बताया। यहां पे क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्ज आर नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अंडरलाइन करो जरा शब्दों को, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंटरेस्ट नहीं आता। तो जाहिर सी बात है, मैंने जो आपको ऊपर लिखवाया है इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्ज ऐड करो, तो इसमें तो कहां आया ये, है ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में तो नहीं आया। तो बस यही वाली बात बोल रहा है कि हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद में ऐड करना है, पहले नहीं। तो हमने ऐड कहां करना है, हमने ऐड करना है आखिरी के अंदर। आइए इस बात को मैं आपको लिखवा देता हूं। तो मैं क्या बोलूंगा, इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्ज आएगा, बट कहां पर आएगा, एट दी एंड। तो यहां पे लिखिए इट विल बी शोन एज सेपरेट आइटम इन कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स। ओके, तो ये वाला पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पॉइंट का इंप्लीकेशन क्या होगा वो मैंने आपको बता दिया, सबसे आखिरी में चुपचाप ऐड कर देंगे। और इस पॉइंट के ऊपर आईसीआई ने अपना स्टडी मैट में आंसर 2-3 बार चेंज किया है, इसीलिए इंटरेस्ट वाला पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। तो कॉस्ट शीट वाला ये चैप्टर बेहद आसान है। आपको फॉर्मेट याद होना चाहिए, आपको हर खर्चे को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। आपने खर्चों आइडेंटिफाई कर लिया, अलग अलग हेड, ये सारे इसके हेड हैं। ऊपर आओ जरा, ये जो मेरी कॉस्ट शीट है ना, यहां पर हर जो खर्चा है वो मेरा हेड है। उस हेड में कौन कौन से खर्चे आएंगे, इस बात को अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया, इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में कुछ भी नहीं बचता। और मैंने क्या किया है, इस चैप्टर का सबसे मुश्किल क्वेश्चन लिया है। आपके स्टडी मैट में ये क्वेश्चन, आईसीआई की स्टडी मैट में ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन काफी बड़ा है। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो जाहिर सी बात है, मैं तो मानता हूं 12 नंबर से ऊपर का ही आएगा, 12 नंबर से ऊपर का ही आएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में खासियत क्या है, इस क्वेश्चन में खासियत ये है कि आपको बहुत सारे खर्चे गिवन है, वो खर्चे किस हेड में आएंगे ये आपको आइडेंटिफाई करना है। भाई खर्चे का हेड अगर आप आइडेंटिफाई कर लिया, प्लस माइनस तो आप कर ही लोगे, फॉर्मेट पूरा याद है। तो क्वेश्चन का हेड में यहां पे लिखता जाऊं कॉस्ट हेड। आपके नोट्स में अगर लिखा हुआ है तब तो बहुत अच्छी बात है, और अगर लिखा हुआ नहीं है तो आप लिख के चल सकते हो, आप है ना, नोट कर सकते हो इसको आप। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। ये इकलौता क्वेश्चन ऐसा है कि इसको अगर आपने कर लिया तो ये समझ लो आपने कॉस्ट शीट के पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लिया। 1 फॉर्मेट चैप्टर एंड 1 बिग क्वेश्चन, बस सफिशिएंट। एग्जाम के अंदर बड़े बड़े क्वेश्चंस को जो लोग छोड़ देते हैं ये मानकर ये तो डिफिकल्ट ही होगा, उनको मैं एक टेक्निक बताना चाहता हूं। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है, मान लो वो 2 पेज का है या 3 पेज का है, तो आप मन में ऐसा मत मानो कि वो 3 पेज का है। आप मानो अगर वो 10 पैराग्राफ में है, आप मानो छोटे छोटे 10 पैराग्राफ है। आप पहले एक पैराग्राफ पढ़ो, उसको कंक्लूड करो, फिर सेकंड पढ़ो, उसे कंक्लूड करो, थर्ड पढ़ो, उसे कंक्लूड करो, फोर्थ पढ़ो, उसे कंक्लूड करो, ऐसे 10 पैरा पढ़ो, सबका करेक्ट निकालो आप, और आखिर में सबको जोड़कर आंसर निकाल दो। तो कहने का मेरा मतलब है, क्वेश्चन चाहे कितना बड़ा क्यों ना हो, चाहे 20 पेज का क्वेश्चन क्यों ना हो, आपने उसे 20 पेज का क्वेश्चन मानना ही नहीं है। आपने मानना है एक पैराग्राफ पढ़ूंगा, इसका मीनिंग पहले समझूंगा, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है इसको समझूंगा, उसके बाद पैरा नंबर 2 पे पढ़ूंगा। ओके, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन ने मुझे क्या निकालने के लिए बोला है? क्वेश्चन ने सिंपल सी बात मुझे बोली है, निकाल दो कॉस्ट ऑफ सेल्स। और कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब होता है पूरी की पूरी कॉस्ट शीट बना दो जी आप, सिंपल सी बात है। चलिए, तो कौन सा खर्चा किस हेड में आएगा, आइए इसके बारे में बात करते हुए चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, अर्नव इस्पात उद्योग लिमिटेड हैज द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2008। सबसे पहला है रॉ मटेरियल परचेस्ड, कहां पर आएगा, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। सिंपल सी बात है, ये क्या है मेरा रॉ मटेरियल खर्चा है, किस हेड का, डीएमसी। अगला हेड, जीएसटी पेड ऑन द अबव परचेज 18%, क्या लिखा हुआ है, एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट। और हमने पढ़ा था कि अगर जीएसटी का इनपुट हमें मिल सकता है तो वो हमारी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, इसे क्या करना है मुझे, इग्नोर। अगला, फ्रेट इनवॉर्ड, अंडरलाइन करो इनवॉर्ड। अब आपके मन में आ रहा होगा सर ये इनवॉर्ड मतलब क्या, तो ध्यान दीजिए, फ्रेट माने होता है भाड़ा, माल को लाने का भाड़ा। अच्छा, लाने का या ले जाने का। अगर फ्रेट इनवॉर्ड है, इनवॉर्ड
एक होता है फ्रेट आउटवर्ड। देखो इनवर्ड आउटवर्ड डिफरेंस कहां पर है? यहां पे लिखा हुआ है इन, यहां पे लिखा हुआ है आउट। इन मतलब आना, मतलब माल को लाते वक्त जो खर्चा लगा, माल को लाते वक्त। अच्छा फैक्ट्री में क्या लाएंगे, सोचो जरा, मान लो ये मेरी फैक्ट्री है, लाते वक्त भाड़ा लगा, तो फैक्ट्री में क्या लाएंगे, रॉ मटेरियल, तो यहां पे लगेगा मेरा फ्रेट इनवर्ड। अच्छा, और जब फैक्ट्री से माल बाहर जाएगा तो कौन सा माल, फिनिश गुड्स, इसे क्या बोलेंगे, फ्रेट आउटवर्ड। तो ये मेरा क्या है, फ्रेट इनवर्ड, और ये मेरा क्या है, फ्रेट आउटवर्ड। तो मुझे बताओ जो खर्चा मेरा फ्रेट इनवर्ड के नाम से है वो किस हेड में आएगा, वो आएगा मेरा डीएमसी वाले हेड में। डीएमसी बोले तो डायरेक्ट मटीरियल कॉस्ट। अगला, वेजेस पेड टू फैक्ट्री वर्कर, अंडरलाइन करो शब्द फैक्ट्री वर्कर। अब जरा आ जाओ, क्या मतलब है इसका, देखो वर्कर दो तरीके के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट वर्कर, एक होता है इनडायरेक्ट वर्कर। डायरेक्ट बोले तो वो वर्कर जो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, और इनडायरेक्ट मतलब वो वर्कर जो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, नॉट इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन। जैसे फैक्ट्री के गेट पे बैठा हुआ गार्ड। अच्छा, फैक्ट्री के गार्ड को दी जाने वाली सैलरी क्या कहलाती है, ओवरहेड। कौन सा ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड। अच्छा, इनको दी जाने वाली पेमेंट क्या कहलाती है, डीएलसी, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। और मजे की बात, डायरेक्ट वर्कर को हम फैक्ट्री वर्कर भी कहते हैं, फैक्ट्री वर्कर भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है, वेजेस पेड टू फैक्ट्री वर्कर, मतलब बेसिकली क्या है मेरी ये डीएलसी। तो ये खर्चा क्या है मेरा, डीएलसी। आगे बढ़ो, कंट्रीब्यूशन मेड टुवर्ड एम्प्लॉइज पीएफ ईएसआईईएस। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के लिए, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के लिए एम्प्लॉय के अकाउंट में पीएफ कंट्रीब्यूट किया। कौन सा एम्प्लॉय, क्वेश्चन ने बताया नहीं मेरे को, डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है, तो मैंने यहां पर ऐसा माना ये कौन सा वर्कर है मेरा, फैक्ट्री वर्कर। ये मेरी क्या है, एजम्पशन। सर ऐसा क्यों मान रहे हो आप, क्योंकि हमारे स्टूडेंट ने ऐसा ही माना है। तो ये कहां पर आएगा मेरा, डीएलसी। इसका रीजन एक और है, क्योंकि इस खर्चे के नीचे ही खर्चा गिवन है, तो डीएलसी मान लिया। इसके बाद है मेरा प्रोडक्शन बोनस पेड टू, अगेन क्या लिखा हुआ है, फैक्ट्री वर्कर। फैक्ट्री वर्कर को दी जाने वाली कोई भी पेमेंट कहां पर आएगी, डीएलसी में आएगी। इसके बाद अगला खर्चा है रॉयल्टी पेड फॉर प्रोडक्शन। इस वर्ड पे करो फोकस, रॉयल्टी। रॉयल्टी इज ऑलवेज डायरेक्ट एक्सपेंस। ये बात मैंने इंप्लॉय कॉस्ट एंड डायरेक्ट एक्सपेंस वाले चैप्टर में करवाई थी आपको, रॉयल्टी। एग्जांपल लेता मैंने पार्कर पेन वाला। इसके बाद है अमाउंट पेड फॉर पावर एंड फ्यूल। अमाउंट पेड फॉर पावर एंड फ्यूल, ये भी मेरा क्या है, डीई। सर कैसे डी है, अगेन अमाउंट पेड फॉर पावर एंड फ्यूल। चैप्टर का नाम है इंप्लॉय कॉस्ट एंड डायरेक्ट एक्सपेंस, और आई थिंक सबसे आखिरी वाला क्वेश्चन है ये। डी के ऊपर मैंने 2 क्वेश्चन करवाए थे आपको रिवीजन वीडियोस के अंदर, वहां बताया था लॉजिक है पावर एंड फ्यूल का। फिर से सुन लो, पावर एंड फ्यूल, प्रोडक्शन ज्यादा होगा, ज्यादा पावर लगेगी, ज्यादा बिजली का बिल आएगा, बट इट इज नाइदर मटेरियल नॉर लेबर, तो फिर ये क्या है, डीई, डायरेक्ट एक्सपेंस। अगला है अमाउंट पेड फॉर परचेज ऑफ माउल्ड्स एंड पैटर्न। ये होता क्या है, माउल्ड्स एंड पैटर्न। ध्यान देना, दिवाली के टाइम पर अगर आपके घर के अंदर गुजिया बनती हो, जहां पर उसमें वो आटे को बेलकर या मैदा को बेलकर उसके अंदर वो मसाला भरते हैं, वो काजू किशमिश वाला, फिर एक खांचा होता है, उस खांचे में डालकर ऐसे दबाकर ऐसे निकालकर तल लेते हैं, तो वो खांचा क्या है, वो पैटर्न क्या है, उसे बोलते हैं माउल्ड। तो बेसिकली क्या होता है वो खर्चा होता है जॉब ओरिएंटेड। यानी कि जो खांचा है जिससे गुजिया बनती है, उससे भैया गुजिया ही बनेगी, समोसा नहीं बन सकता उससे, मतलब जॉब ओरिएंटेड। तो ये कहां पर आएगा, डीई। जो भी खर्चा जॉब ओरिएंटेड है ऑलवेज कहां पर आएगा, वो डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर ही आएगा। आइए इसके बाद बढ़ते हैं। अच्छा एक बात खास बात, यहां पे क्या लिखा है, 896, और यहां पे क्या लिखा है, लाइफ इज इक्वल टू 2 ईयर। इसका मतलब है एक साल खर्चा कितना होगा, 896 डिवाइड बाई 2, 896
डिवाइड बाई 2। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। अगला है जॉब चार्जेस पेड टू जॉब वर्कर। जो भी खर्चा जॉब के लिए होगा ऑलवेज डीई। देखो डीई मतलब क्या होता है? डीई मतलब वो खर्चा जो डीएमसी नहीं है, डीएलसी नहीं है, बट डायरेक्टली कनेक्टेड टू प्रोडक्शन है। एग्जाम्पल के लिए रॉयल्टी, एग्जाम्पल के लिए पावर एंड फ्यूल। ये खर्चा ऐसा है भाई साहब, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो खर्चा बढ़ेगा। और एक होता है डीई मतलब वो खर्चा जो जॉब ओरिएंटेड है, बीच में लिखा है और जॉब स्पेसिफिक, जैसे जॉब वर्कर, माउल्स एंड पैटर्न, समझ गए, स्पेसिफिक जॉब के लिए। अगला है स्टोर्स एंड स्पेयर्स कंज्यूम्ड। अब जरा ध्यान देना, स्टोर्स एंड स्पेयर्स कंज्यूम्ड। आओ मेरे दोस्तों, अगला खर्चा है स्टोर्स एंड स्पेयर्स कंज्यूम्ड। इसका मतलब क्या होता है? पहली बात तो इसका मतलब ये होता है कि फैक्ट्री के अंदर कुछ था, कोई स्टोर था, कोई मटेरियल था, कोई स्पेयर पार्ट था, वो कंज्यूम हुआ है। अब सवाल ये है कि कंज्यूम कहां हुआ है? ध्यान देना, अगर ये कंज्यूम हुआ है फैक्ट्री के अंदर, तब तो इसे मानूंगा फैक्ट्री ओवरहेड। अगर ये कंज्यूम हुआ है फैक्ट्री के अंदर, तब तो इसे मानूंगा फैक्ट्री ओवरहेड। लेकिन अगर ये कंज्यूम हुआ है एज रॉ मटेरियल, तो इसे मानूंगा मैं डीएमसी। अब प्रॉब्लम यह है, इस क्वेश्चन में बताया नहीं गया कि फैक्ट्री में कंज्यूम हुआ है या फिर एज रॉ मटेरियल यूज हुआ है। अगेन यहां पर क्या आती है? एजम्पशन। और एजम्पशन कौन सी लेंगे हम? जो हमारे आईसीआई ने लिए। क्या एजम्पशन लिए? उन्होंने लिए इन फैक्ट्री। तो ये क्या बन गया मेरा? फैक्ट्री ओवरहेड। इसके बाद बढ़ता हूं आगे। अगला है डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग। अंडरलाइन करो वर्ड फैक्ट्री। फैक्ट्री में होने वाला सारा खर्चा क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड। उसके बाद ऑफिस बिल्डिंग, ऑफिस में होना खर्चा क्या होगा? एडमिन ओवरहेड। नाम से पता पड़ रहा है, होता है ना ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड। तो ऑफिस वाला खर्चा, एडमिन वाला खर्चा। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। कहां पर होती है प्लांट मशीनरी? प्लांट मशीनरी होती है फैक्ट्री के अंदर। तो ये क्या है मेरा? फैक्ट्री ओवरहेड। डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी व्हीकल्स, बेसिकली क्या है मेरा? ये डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। डिलीवरी व्हीकल कहां पे होते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। उसके बाद है सैलरी पेड टू सुपरवाइजर। अगेन सुपरवाइजर कहां का है? ये क्वेश्चन ने नहीं बताया। सुपरवाइजर आपका सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर भी हो सकता है और सुपरवाइजर आपका फैक्ट्री के अंदर भी हो सकता है। अगर सुपरवाइजर सेल्स डिपार्टमेंट में है तो सेलिंग ओवरहेड, और अगर सुपरवाइजर फैक्ट्री के अंदर है तो फैक्ट्री ओवरहेड। यहां पर अगेन आईसीआई ने माना है कि ये फैक्ट्री वाला है तो फैक्ट्री ओवरहेड। इसको लिख लेना आप। सुपरवाइजर कौन सा माना है हमने? फैक्ट्री वाला माना है। इट इज एजम्पशन। आपके मन में आ रहा होगा सर एग्जाम में एज्यूम सेम करना जरूरी है? कर लो तो बेटर है यार। नंबर कौन देगा हमें? आईसीएआई। आंसर मैच नहीं हुआ तो, नंबर नहीं मिले तो कॉपी रीचेक करनी पड़ेगी। मगर रीचेक करने के अंदर, रीचेक करने में बढ़ने के चांस थोड़े से कम होते हैं। रीचेक करने से पहले आपका मनोबल टूट जाएगा। एग्जाम का रिजल्ट आएगा, आपको क्या लगेगा, है ना? जब एग्जाम का रिजल्ट आएगा आपका दिल टूट जाएगा। तो बेहतर यह है कि जो अजम्पशन आईसीआई ने लिए वही सेम अजम्पशन आप लो। इस क्वेश्चन को आप 4-5 बार रिवाइज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कॉस्टिंग मुश्किल नहीं है, बट ये एजम्पशन थोड़ा सा उसे मुश्किल बना देती है। एजम्पशन लेनी पड़ती है जब क्वेश्चन साइलेंट हो, मगर हमारी प्रॉब्लम यह है कि एजम्पशन हमें वही सेम लेनी पड़ती है जो हमारे आईसीआई ने ली, बिकॉज आईसीएआई हमें पास करने वाला है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है मेरा रिपेयर एंड मेंटेनेंस पेड फॉर प्लांट एंड मशीनरी। अगेन प्लांट एंड मशीनरी कहां पे होते हैं? मशीन कहां होती है? फैक्ट्री में। तो कहां जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड। इसके बाद है सेल्स ऑफिस बिल्डिंग में रिपेयर हुआ, सेल्स का कहां जाएगा? सेलिंग ओवरहेड। फिर लिखा है व्हीकल्स यूज्ड बाय डायरेक्टर। अब ध्यान देना, व्हीकल्स तो है, व्हीकल्स में क्या बोलता? डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, बट यहां पे क्या लिखा हुआ है?
डायरेक्टर, तो ये कहां जाएगा, एडमिन ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड यूज्ड बाय डायरेक्टर 19,600, तो ये है मेरा एडमिन ओवरहेड। उसके बाद तो बात समझ में आ रही है। देखो, व्हीकल्स यूज्ड इन सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, व्हीकल्स यूज्ड बाय डायरेक्टर, एडमिन ओवरहेड। दोनों जगह है व्हीकल ही, बट कहां यूज हो रहे हैं, क्या पर्पस क्या। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट मशीनरी अगेन फैक्ट्री में होती है, इट विल गो टू फैक्ट्री ओवरहेड। इसके बाद है फॉर फैक्ट्री बिल्डिंग, यहां तो वर्ड खुद ही लिखा पड़ा है फैक्ट्री बिल्डिंग, तो कहां जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड। अब आ जाओ अगला खर्चा, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड WIP। आओ थोड़ा सा इलेबोरेट कर देता हूं मैं। इंश्योरेंस प्रीमियम है, किस पर है ये, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड WIP। अब जरा ध्यान देना, यहां पर दो वर्ड, एक लिखा रॉ मटेरियल और एक लिखा WIP। अगर मैं सिर्फ, मुझे तो पता पड़ गया कि ये खर्चे दो जगह क्या है। देखो, अगर सिर्फ लिखा होता रॉ मटेरियल तो कहां जाता है ये, DMC, बिकॉज इट इज रॉ मटेरियल। इसमें क्या लिखा है, WIP, WIP कहां पे होता है, फैक्ट्री में होता है। तो अगर सिर्फ लिखा होता ऑन WIP तो कहां जाता है ये, फैक्ट्री ओवरहेड। अब प्रॉब्लम मेरी ये फंस गई है, इसमें दोनों लिखा हुआ है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड WIP। तो अगर मैं इस पे करूं फोकस तो बोलूंगा DMC का पार्ट है, और अगर मैं इस पे करूं फोकस तो बोलूंगा फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट है। अगेन प्रॉब्लम, एजम्पशन। हमारे ICI ने किस पे फोकस किया, हमारे ICI ने WIP पे फोकस किया, तो हम भी कहां करेंगे फोकस, WIP पर। और कहां भेजेंगे इसको, फैक्ट्री ओवरहेड। आ रहा है मजा। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। अगला खर्चा, एक्सपेंसेस पेड फॉर क्वालिटी कंट्रोल चेक। लो जी, ये तो नाम से मुझे पता पड़ गया, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। इसके बाद है सैलरी पेड टू क्वालिटी कंट्रोल, अगेन किस साइड में जाएगा, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। इसके बाद है रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट पेड फॉर इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्शन प्रोसेस। नाम से पता पड़ रहा है मुझे कौन सी कॉस्ट है, R&D कॉस्ट, नो नीड टू एक्सप्लेन। अगला है एक्सपेंसेस पेड फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल एंड इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस। अब जरा ध्यान दो, अंडरलाइन करो शब्द पॉल्यूशन, पॉल्यूशन फैक्ट्री, पॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन प्रोडक्शन, हाई प्रोडक्शन हाई पॉल्यूशन, प्रोडक्शन इज डन इन फैक्ट्री, तो ये कहां जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड। सर ये क्या लॉजिक है आपका, भाई लॉजिक तो ये होता है जो खर्चा जिसके लिए किया वो उस हेड में जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, एक्सपेंसेस पेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये बात तो पक्की, कौन सा खर्चा है ये, एडमिन वाला। फिर लिखा है ऑफ फैक्ट्री वर्क, और फैक्ट्री में क्या होता है, प्रोडक्शन, यानी कि ये एडमिन है प्रोडक्शन वाला, यानी कि ये एडमिन है प्रोडक्शन वाला। आगे बढ़ता हूं, सैलरी पेड टू फंक्शनल मैनेजर्स प्रोडक्शन कंट्रोल। फंक्शनल मतलब जो उस डिपार्टमेंट का हेड है उनको सैलरी पे की गई है। सबसे पहला प्रोडक्शन कंट्रोल, तो क्या है ये मेरा, दिस इज माय एडमिनिस्ट्रेशन। और कौन से वाला, प्रोडक्शन वाला। एडमिन वाला खर्चा दो कैटेगरी में आता है, या तो प्रोडक्शन वाला या नॉन प्रोडक्शन वाला, और ये कौन सा है, प्रोडक्शन वाला, नाम से लिखा पड़ा प्रोडक्शन। उसके बाद है फाइनेंस एंड अकाउंट्स, एडमिन तो है बट कौन सा वाला है, जनरल। सर कैसे पता पड़ा, अकाउंट्स पूरी कंपनी के, इट इज नॉट ओनली फॉर प्रोडक्शन, इट इज फॉर दी होल कंपनी, यानी जनरल। इसका बाद सेल्स एंड मार्केटिंग, सेलिंग ओवरहेड, नाम से पता पड़ रहा है सेल, सेलिंग ओवरहेड। फिर है सैलरी पेड टू जनरल मैनेजर, जनरल एडमिन वाला खर्चा है, जनरल मैनेजर पूरी, जनरल मैनेजर GM क्या होता है, पूरी कंपनी को मैनेज करता है वो GM, तो एडमिन वाला खर्चा पूरी कंपनी को कर रहा है, मतलब जनरल वाला खर्चा। इसके बाद बढ़ता हूं आगे, प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट पेड फॉर प्राइमरी पैकिंग नेसेसरी टू मेंटेन द क्वालिटी, वेरी वेरी सिंपल, प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट वाला हेड। इसके बाद है फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनिश्ड गुड्स, तो ये कहां पर आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। इसके बाद है इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्ज पेड फॉर यूसेज ऑफ नॉन इक्विटी फंड। क्या मतलब नॉन इक्विटी का मतलब है डेट फंड, और ये कहां पर आएगा, ये किसी हेड में नहीं आएगा, ये अलग से आएगा, सेपरेट हेड है इसका। कहां पर आएगा, टोटल कॉस्ट के
सबसे पहला आइटम, सबसे आखिरी वाला पहला आइटम, एक बार दिखा दूंगा आपको कहां पर आएगा ये देखो ये रहा, इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस, टोटल कॉस्ट से पहले आ रहा है। ओके, क्वेश्चन भाई लंबा हो, बट क्वेश्चन लॉजिकल बहुत ज्यादा है, मजा आ रहा खूब। देखो, फी पेड टू ऑडिटर, फी पेड टू लीगल एडवाइजर एंड फी पेड टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये तीनों के तीनों खर्चे क्या है मेरे? एडमिन ओवरहेड, जनरल, फिर ये बना प्रोडक्शन परफॉर्मेंस बोनस पेड टू सेल्स स्टाफ, सेल्स यानी सेलिंग ओवरहेड। इसका क्या है मेरा? वैल्यू ऑफ, ये बेसिकली मेरा ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ओपनिंग कहां आता है बताइए? फिर ये मेरा क्लोजिंग है। इसके बाद ये मैंने मुझे स्क्रैप, स्क्रैप मुझे पता ही है, फॉर्मेट में ऑटोमेटिक माइनस होता है स्क्रैप, क्रेडिट फॉर रिकवरीज। ध्यान देना, स्क्रैप दो तरीके का होता है। स्क्रैप एक तो आता है इन रॉ मटेरियल और एक आता है ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। अगर इन रॉ मटेरियल है तो कहां से माइनस होगा? DMC में से माइनस होगा। और अगर ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग है तो इसका एक सेपरेट हेड है, वहां से माइनस होगा। एक बार आपको मैं हेड दिखाता हूं, आओ जरा कॉस्ट शीट वाले फॉर्मेट पे आओ। देखो ये रहा, क्रेडिट फॉर रिकवरीज, स्क्रैप, बाय प्रोडक्ट, मिसलेनियस इनकम। ये कौन से वाला है? ये मैन्युफैक्चरिंग वाला स्क्रैप है, समझ गए? अगर मान लो कभी आया रॉ मटेरियल वाला तो वो माइनस होगा यहां से, नहीं यहां से नहीं, सॉरी, वो माइनस होगा ऊपर रॉ मटेरियल में से, कहा गया वो माइनस होगा यहां से। अगर स्क्रैप इन रॉ मटेरियल, ठीक है। अब सवाल यह है कि इस क्वेश्चन में जो स्क्रैप दिया वो क्या है? वो रॉ मटेरियल वाला है या मैन्युफैक्चरिंग वाला है? तो आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये रहा, लिखा है ड्यूरिंग दी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इसका मतलब है ये जो स्क्रैप है कौन से वाला है? मैन्युफैक्चरिंग वाला है। तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 यहां पर हो गया पूरी तरीके से कंप्लीट। तो भाई साहब, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 था ना, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कॉस्ट शीट का इकलौता क्वेश्चन है। एक बार आप कर लो, आपको पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे और आपको एक कॉन्फिडेंस फील होगा। ये वाला चैप्टर आप कम से कम 2-3 बार कर लो, और एक्सपेंस के जो लॉजिक दिया है ना मैंने आपको, उनको मन में रिटेन कर लो। एजम्पशंस हैं इस क्वेश्चन में, सॉल्व करते हैं एजम्पशन है, मैं मानता हूं इस बात को, बट हमने कोशिश ये करनी है कि हमने सेम एजम्पशन लेनी है। सीए कॉस्टिंग डिफिकल्ट बन जाता है इन एजम्पशंस की वजह से, ये बात मैं मानता हूं, मगर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, मेरे पास कोई और तरीका भी नहीं है कि मैं एग्जाम में नोट डाल दूं कि मैंने ये एज्यूम किया और सॉल्व कर दूं। देखो, आपने नोट डाला, डिफरेंट एजम्पशन ले ली, सॉल्व कर दिया। मैं कह रहा हूं आप सही हो, आपका आंसर सही है, मैं कह रहा हूं, बट नंबर ना मिले, ऐसा हो सकता है। तो मैं ये नहीं चाहता कि आपको नंबर ना मिले, क्योंकि एग्जाम के अंदर प्राइमरी पर्पस तो मेरा नंबर ही लेना है। हालांकि नॉलेज के बेस पे नंबर लेना है, ठीक है ना, पहले नॉलेज, कॉन्सेप्ट एंड देन नंबर, बट नंबर नहीं आए तो क्या फायदा, है ना। डिग्री इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ये चैप्टर कॉस्ट शीट वाला आपका यहां पर हो गया 100% कंप्लीट। तो इस चैप्टर को आप एक बार और देख लीजिए, थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, और इसके बाद करेंगे हम अपना अगला चैप्टर। ओके।